नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सहित देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया जारी। जिले के जायल थाना मुख्यालय पर एक 17 साल की नाबालिग के साथ 5 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप। रीट एग्जाम में शिक्षण विधि के लगभग 60 अंकों से प्रश्न आते हैं। एग्जाम को क्रैक करने के साथ ही मेरिट में जगह बनने के लिए शिक्षण की तैयारी। अफगानी लोगों को घरों में घुसकर मार रहे थे तालिबान, महिलाओं को सरेआम दी जा रही थी सजा। राजस्थान की अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। फाइनल में 240 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरिना शेटनिक को रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। जयपुर के रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। अपने व्हीलचेयर पर थी। उनके मेडल जीतने की उनके पिता प्रवीण लेखरा ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ने गोल्ड जीत लिया। मेडल की उम्मीद थी मगर यह नहीं सोचा था कि गोल्ड आ जाएगा। शब्द नहीं है कैसे बयां करूं। अवनी के पिता ने रेवेन्यू अपील अधिकारी से कहा कि फिलहाल गंगानगर में वो पोस्टेड है। पिता ने आगे बताया कि हमने टीवी पर ही मैच देखा, अब तक उससे बात नहीं हुई। 2 बजे उससे बात होगी। किस खेल में इसे इन्वॉल्व करूं या यही सोचता रहता हूं। एथलीट्स में नहीं भेज सकता क्योंकि जान नहीं बची थी। काफ़ी समय से अपनी मेहनत कर रही थी, जब थक कर चूर हो गई, रुकती नहीं थी। कोविड के दौरान जब शूटिंग रेंज बंद हो गई तो उसकी जिद के कारण डिजिटल टारगेट घर लाकर लगाना पड़ा। पैरा ओलंपिक के लिए कहते हैं कि वहाँ कंपटीशन नहीं होता। अच्छा खेल ले तो कहते हैं बैठे बैठे ही निशाना लगाना होता है। इसमें क्या खास बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेडल लाना गर्व की बात है। पैरा ओलंपिक इतिहास के भारत के लिए महिलाओं ने तीसरा मेडल जीता। इससे पहले शॉटपुट में दीपा मलिक और इसी पैरालंपिक में भावना पटेल ने टेबल टेनिस में मेडल जीता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सहित देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट 1 सितंबर है। परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 2 सितंबर अंतिम विधि है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यह ऑनलाइन टेस्ट होगा। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। भाषा पाठ्यक्रम को छोड़कर परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। परीक्षा शुल्क को डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या पेटीएम का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है। डिग्री व सर्टिफिकेट की अंतिम परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी भी यही एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। प्रवेश इंटीग्रेटेड पीजी या यूजी में होगा। जिले के जायल थाना मुख्यालय पर एक 17 साल की नाबालिग के साथ 5 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। रविवार रात पीड़िता के पिता ने 3 नामजद व 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़िता के पिता ने बताया कि हरिराम पुत्र रामनंद निवासी ने उसकी 17 साल की बेटी को 26 अगस्त को दोपहर में सिलाई कार्य के बहाने फोन कर घर पर बुलाया था, जहां पहले से मौजूद भंवरलाल व राजू निवासी जायल और 2 अन्य युवकों ने हरिराम के साथ मिलकर उसी की बेटी के साथ गैंगरेप किया। इस दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसकी बेटी जब घर पर पहुंची तो इस डर के चलते परिजनों को घटना के बारे में 2 दिन तक कुछ नहीं बताया, लेकिन 2 दिन से वे उदास और घबराई हुई थी। परिजनों ने कारण पूछा तो पहले उसने कुछ नहीं बताया, फिर रोते हुए अपनी आप बीती बयां की। मामले की जांच कर रहे जायल सीओ रामेश्वर लाल ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट मिलते ही उसका मेडिकल करवाया गया है। 5 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रीट परीक्षा में 150 में से लगभग 60 प्रश्न शिक्षण विधि से पूछे जाते हैं। यह पूरे पेपर का 40% पार्ट है। रीट लेवल 1 में हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और गणित, इन 4 विषयों में से कम 60 अंकों के प्रश्न शिक्षण विधियों से आते हैं, जबकि रीट लेवल में 2 में भी दोनों भाषाओं और मुख्य विषयों में एक बड़ा भाग शिक्षण विधियों को पूछा जाता है। 3 दिन में प्राप्त हुए 4000 सवाल में से
800 लोगों ने शिक्षण विधियों से जुड़े टिप्स पूछे। रेट एग्जाम में शिक्षण विधि के लगभग 60 अंकों के प्रश्न आते हैं, इसलिए एग्जाम को क्रैक करने के साथ ही मेरिट में जगह बनाने के लिए शिक्षण विधियां की तैयारियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। काबुल के हालात बताते हुए सीकर के लक्ष्मणगढ़ निवासी योगेश सेन ने कहा कि 15 अगस्त की सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तभी विस्फोटकों की आवाज़ गूंजने लगी। तालिबानी काबुल शहर में आ चुके थे। मुझे लगा कि अब मैं कभी हिंदुस्तान जाना नसीब नहीं होगा और यही तालिबानी आतंकियों के हाथ मारा जाऊंगा। गनीमत रही कि मैं सरकार के प्रयासों की सकुशल भारत लौट आया हूं, लेकिन इस दौरान तालिबान की दहशत का जो मंजर मैंने काबुल शहर में देखा वो बेहद ही डरावना था। योगेश पिछले 9 सालों से अफगानिस्तान के काबुल शहरों में नाटो में मिलिट्री बस कैंप में लॉजिस्टिक ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वहां हालात बिगड़ने के साथ 17 अगस्त को बड़ी मुश्किल से उन्हें अमेरिका की फ्लाइट से रेस्क्यू कर कतार पहुंचाया गया। फिर कतार में भारतीय दूतावास से संपर्क करने के बाद 22 अगस्त को उन्हें दिल्ली लाया गया। उसके साथ 32 अन्य तालिबानी लड़ाके वहां दूसरे देशों के लिए काम करने वाले अफगान लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मार रहे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बचकर आया हूँ, लेकिन अभी भी वहाँ अफगानियों सहित लाखों लोग ऐसे हैं जो बचकर आना चाहते हैं। मैं नाटो के मिलिट्री बेस कैंप में था, जो ज़्यादा खतरा तो नहीं था, लेकिन डर और दहशत से खुद को दूर नहीं रख पा रहा था। इसके अलावा भारत से परिजनों का फ़ोन भी बार बार आ रहा था। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन वहां ने कम पड़ जाएंगे, पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। जिले के सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में बिस्किट व पैसे देने का लालच देकर 10 साल के बच्चे से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 घंटों में ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआवना करवाकर बयान लिया है। आज आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी किशन कुमार ने बताया कि बच्ची के पिता ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल ले जाकर मेडिकल मुआवना करवाया। वहीं पिता की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद मात्र 2 घंटों में ही आरोपी बीजू सिंह और उसकी ठाणी से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि करीब 5-7 परिवार ठाणी बनाकर रहते हैं, जिनमें आरोपी बीजू सिंह की ठाणी पीड़िता के कुछ ही दूरी पर स्थित रहती है। एक ही दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक करौली के मदन मोहन जी के चरण, जयपुर में पुरानी बस्ती में गोपीनाथ जी का कटिभाग और गोविंद देव जी के मुखारविंद का दर्शन करने से संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रद्धालु आराध्य ठाकुर जी के तीनों विग्रह का एक ही दिन में दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए जन्माष्टमी के दिन इन 3 विग्रहों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार कोरोना गाइडलाइन के कारण ठाकुर जी के दरबार में श्रद्धालु हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। यह करौली में विराजमान मदन मोहन जी है। यह जयपुर में ही गोपीनाथ जी विराजमान हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने खान विभाग में मछली बंदी की बात करते सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले कांग्रेस के ही विधायक भरत सिंह कंदनपुर अपनी ही सरकार के खान मित्र खिलाफ निशाना साधते रहे। ऐसा नहीं है कि खान विभाग पहली बार भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो रहा है। भाजपा सरकार से लेकर सत्ता में वापसी तक कांग्रेस सरकार तक के कार्यकाल में खान विभाग भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा। खान के घुसकांड में भाजपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी और कांग्रेस सरकार में तत्कालीन संयुक्त सचिव बीडी कुमावत जेल जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार ने बीडी कुमावत के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 31,000 से ज्यादा अवैध खनन या परिवहन के मामले सरकार में दर्ज हुए हैं।
इन मामलों की पड़ताल से साफ पता चलता है कि अवैध खनन होने से लेकर आवंटन के मामलों में किसी तरह का खेल चल रहा है। इसमें खान विभाग के इंजीनियरों से लेकर पुलिस प्रशासन के लोग भी शामिल रहे हैं। इस सरकार में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ हुई कार्यवाही में कुल 270 करोड़ रुपए की वसूली हुई। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद प्रदेश में जमकर अवैध बजरी का खनन हुआ। लोगों ने अवैध खनन के लिए नए नए रास्ते और आइडिया खोज निकाले। फर्जी रवैया बनाकर जमकर परिवहन किया गया। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पर विभाग ने कागजों में हलफनामा देकर माना है कि अवैध खनन हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए अभियान भी चलाए गए। अवैध खनन व परिवहन का मुद्दा उठते ही सरकार एक्शन में आ गई। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि रविवार को समूचे प्रदेश में खान विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 50 से अधिक वाहन व मशीनरी जब्त की जाएंगी। अकेले अलवर में पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए 29 वाहन जब्त किए गए। राजस्थान राज्य सेवाएं परीक्षा पिछले 11 साल में मात्र 6 बार ही हो पाई, लेकिन इसके बावजूद युवा ऑफिसर्स प्रदेश को मिल रहे हैं। दूसरी ओर भर्ती में 2 से 3 साल लग जाने और चयनित ऑफिसरों को बता दें कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जब प्रशासनिक अफसर असली सीट पर पहुंचते हैं तब तक औसत आयु 28 साल की हो जाती है। अब आयोग ने आने से 2018 को भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, लेकिन इस भर्ती में चयनित अफसरों को अब तक कार्मिक विभाग से ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आई। वहीं आरक्षण संबंधी विवादों, अन्य परीक्षाओं को टकराने, समय पर अभ्यर्थना न मिलने पर और कट ऑफ विवाद सहित कई अन्य कारणों से एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। प्रशासनिक आयोग द्वारा ली जाने वाली आरएसएस परीक्षा में औसतन करीब 1000 पदों पर भर्ती होती है। वर्ष 2008 में 2018 तक 21 से 25 वर्ष की आयु कुल अफसरों की संख्या 9 है। हालांकि पुरानी भर्तियों के अफसर की उम्र अब तक बढ़ चुकी है, लेकिन नियुक्ति के समय वे 21-25 वर्ष के थे। वहीं प्रदेश को 127 अधिकारी अब तक 31 से 35 वर्ष की आयु के मिल चुके हैं। लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे बेरोजगार के लिए सितंबर-अक्टूबर का महीना राहत लेकर आया है। ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाएं होगी और प्रदेश के 56 लाख बेरोजगार युवा अपने सपनों को साकार करके इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। यानी यह कहा जा सकता है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से सितंबर-अक्टूबर में उत्सवी माहौल रहेगा। इन दौरान रीट, पटवारी, आरएसएस, एसआई भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं सहित 10 प्रतियोगी परीक्षा सहित डीएलए, प्री बीएड का आयोजन भी होगा। पिछले साल आई कोरोना की पहली लहर के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित होने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था, वह इस साल दूसरी लहर में भी जारी रहा। रीट, पटवारी, जेईई भर्ती सहित कई परीक्षाएं लगातार खिसकती रही। इस बीच निकाली नई भर्तियों को परीक्षाएं कोरोना के चलते अटकी रही। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान में 2 दिन से गहरा बिजली संकट से रविवार को बड़ी राहत मिली। कोल कंपनियों के बकाया भुगतान के बाद सप्लाई मिलते ही प्रदेश की 5 अलग अलग यूनिट में उत्पादन शुरू हो गया। हालांकि कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं। सरकार ने अभी तक 1740 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। राज्य में गहरा बिजली संकट के कारण कई यूनिट बंद हो गई है। ऐसे में कुछ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की कटौती हो रही है। कोयले की सप्लाई के बाद झालावाड़ में काली सिंध की 600 मेगावाट की एक यूनिट
छबड़ा की 250 मेगावाट की एक यूनिट और छबड़ा में 5 नंबर की 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट शुरू हो गई है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की एक यूनिट पर 500 और दूसरी ओर 600 मेगावाट लोड चल रहा है। फिलहाल कोयला संकट को देखते हुए विद्युत उत्पादन निगम की यहाँ केवल सुपर क्रिटिकल यूनिट चलाने की प्राथमिकता है। कोयले का स्टॉक भी अभी करीब 40,000 टन मौजूद है। सूरतगढ़ में 660 मेगावाट की यूनिट नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इनमें कोयला कम खर्च होता है। यहाँ 2 यूनिट चलाने के लिए 4 रैंक यानी 4 ट्रेन कोयला हर रोज चाहिए। कोयला संकट पैदा होने का मुख्य कारण डिस्कॉम्स को बड़ी लापरवाही रही है। सूत्रों ने बताया कि उत्पादन निगम का डिस्कॉम से ऊपर 27,000 करोड़ बकाया है, जो कि पूर्व में तो 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। डिस्कॉम ने उत्पादन निगम को इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए निगम की हालत खराब हो गई। वह कोयला कंपनियों के कोल इंडिया और पीकेसेल को समय पर बकाया भुगतान नहीं कर सकी। इन कारण उन कंपनियों को कोयला देना बंद कर दिया है। उत्पादन निगम डिस्कॉम को बिजली बेचती है, इसके बदले में डिस्कॉम से भी भुगतान के लिए नियमित रूप से उत्पादन निगम को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा, अंतिम समय तक सरकार को भी हालात नहीं बताए गए। ऐसे में स्टॉक का भी संकट खड़ा हो गया है। पिछले 20 दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ अगले 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। रविवार को मानसून की बारिश ने पूर्वी राजस्थान में उदयपुर और भीलवाड़ा को जमकर भिगोएगा। उदयपुर के कई हिस्सों में रविवार को करीब 45 मिनट तक बारिश हुई। इससे जगह जगह पानी भी भर गया। बिजली गिरने से उदयपुर के मोती चौहटा क्षेत्र में करजोली हाउस की हवेली के पास बने धार्मिक स्थान का गुंबद टूट गया। इसी तरह भीलवाड़ा में भी वीकेंड पर बारिश ने शहरवासियों के चेहरे पर खुशी ला दी। जयपुर में रविवार को दिन भर बादल छाए रहे। सुबह कुछ जगहों पर बारिश हुई। मौसम में ठंडक के कारण रविवार को रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक जयपुर आए। जयपुर में तापमान 35 डिग्री रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी राजस्थान में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग के लिए कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इनमें 30 व 31 अगस्त को प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 1-2 जगह पर भारी वर्षा होने की चेतावनी है। मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में आगामी 2 सितंबर तक अच्छी बारिश होने के आसार नहीं हैं। यहाँ गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर व जोधपुर संभाग में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश का अनुसार है। बारिश नहीं होने से सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर जिले में 41 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में एक भी जगह बारिश दर्ज नहीं की गई। यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा और फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने के बाद अब सेकंड ईयर की छात्रों की परीक्षा का समय आ गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेकंड ईयर के करीब 1 लाख छात्रों के लिए परीक्षा सितंबर में आयोजित करेगी। यह परीक्षा 17 दिसंबर से शुरू होगी। इनके अलावा प्रदेश को विभिन्न यूनिवर्सिटी के करीब 6 लाख से ज़्यादा छात्रों की परीक्षा आयोजित कराएगी। पेपर पहले से छपे हैं, इसलिए डिस्क्रिएटिव एग्जाम उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में यूजी, पीजी और फाइनल ईयर की परीक्षा कराने और फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने के लिए आदेश दिया है। वहीं यूजी सेकंड ईयर को थर्ड ईयर में प्रमोट करने आगे कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा कराने को कहा था। परीक्षा ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिएटिव तरीके से कराने का ऑप्शन यूनिवर्सिटी पर छोड़ा गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कोरोना की दूसरी लहर से पहले सभी परीक्षाओं के पेपर छपवा लिए थे। इसकी वजह से अब सेकेंड ईयर की परीक्षाएं डिस्क्रिएटिव होगी। परीक्षा के लिए पेपर पुराने पैटर्न पर छपे हुए हैं। सरकार के आदेश के अनुसार पेपर 1.5 घंटे में कराना होगा। 50% पेपर सॉल्व करना होगा। इकाई की कोई बाध्यता नहीं होगी। फिलहाल फाइनल ईयर के पेपर चल रहे हैं जो 14 सितंबर तक खत्म हो जाएंगे। बजट सत्र का सत्रावसान किए बिना ही उसी को सत्र को कंटिन्यू करने पर 24 से ज्यादा विधायक विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। भाजपा यह मामला कार्य सलाहकार समिति को 9 सितंबर को होने वाली बैठक में उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसे विधायकों के अधिकारों से हनन बताया है। कटारिया ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से भी इस मसले पर बात की और उनसे आग्रह किया गया कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायकों को उनके अधिकार वापस दिलवाए। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र में इस बार करीब 24 विधायक ऐसे हैं जिनके 100 प्रश्न लगाए जाने का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में इन विधायकों के प्रश्न स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।
कोरोना से ठीक होने के बाद लोग अनेक तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पहले दिल, दिमाग, आंख, फिर ब्लैक फंगस की शिकायतें आ रही हैं। अब मरीजों की सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। कानों में दर्द, भारीपन और ब्लॉक होना, सीटी बजने जैसी आवाज़ महसूस हो रही है। रात को ठीक तरह सो नहीं पाना, मरीजों को हियरिंग एंड तक लगानी पड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का नया स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट में हो सकता है। यह दिक्कत वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें कोरोना की भूमिका हो सकती है क्योंकि यह भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस नाक के जरिए इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। नाक और कान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जो भी इन्फेक्शन नाक में आ रही है वो अगर कान में जाती है तो वायरल इन्फेक्शन से रिएक्शन आता है। कान की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जब नाक में वायरस का असर आता है तो कोल्ड टाइप लक्षण हो जाते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी का कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण कान और आंख पर सीधा अटैक करता है। इससे एक और नया लक्षण जुड़ गया है, नया स्ट्रेन वायरल बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, भूख न लगना जैसे नए वेरिएंट मिल रहे हैं। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।